अगर आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 इतिहास विषय के विद्यार्थी है और सत्र 2021-22 के अंदर जो वार्षिक यानी बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपकी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन करके मैंने ये तीसरा मॉडल पेपर लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। मैंने 2 मॉडल पेपर पहले ही अपलोड करके उसे नहीं देखा था, तो आई बटन वीडियो के ऊपर जो आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहां से सीधा ही आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक के माध्यम से उन मॉडल पेपर्स को भी आप देख पाओगे और उसको मैं एंड स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं संडे को आपके लिए क्या लेकर आऊंगा, जो तीसरा मॉडल पेपर है उसको सॉल्यूशन के साथ अपलोड करूंगा। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं जो मेरा ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58, उस ब्लॉग पर मैं पेपर अपलोड करूंगा। तो मैंने गुरुवार को ही जो ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58, इस ब्लॉग पर मैंने क्या कर लिया था, मॉडल पेपर को अपलोड कर लिया था। जितने भी मैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा वो सारे के सारे मॉडल पेपर आपको ब्लॉग पर कबीर क्लासेज 58 पर आपको जाओगे, उसमें ब्लॉग पोस्ट अपलोड है, उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर जाकर के आपको देख लेना है। और भी कोई क्वेश्चन बैंक आएगा तो भी वो आंसर के साथ में वहीं पर अपलोड होगा, यानी ब्लॉग पर ही आपको अपडेट्स आपको वहां से मिलेगी। तो आप निरंतर जो ब्लॉग है उसको विजिट करते रहे। और इस ब्लॉग को देखने के बाद में, यानी पहले आप ब्लॉग पर जाइए और ब्लॉग पर जाकर के आप उस पेपर को ईमानदारी पूर्वक हल कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देख करके ईमानदारी पूर्वक अपना अंकन कीजिए, यानी मूल्यांकन कीजिए और फिर कमेंट में बताइए कि आपके नंबर कैसे आ रहे। और इसी तरीके से मैं 4 साल से बच्चों को तैयारी करवा रहा हूं और वो 90+ नंबर प्राप्त कर रहे हैं। तो आप इस पूरी सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको फैलाएं। और चैनल पर पहली बार अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम हमें 7-8 घंटे का समय लगता है और बड़ी मेहनत करके प्रश्नों का कलेक्शन करते हैं, उसका आंसर तैयार करते हैं और फिर आपके सामने लेकर आते हैं और फिर उसको अपलोड करने का सारा तो बहुत धीरे वाली काम। आपको पता है गांव में नेटवर्क कैसा चलता है, तो काफी वीडियो अपलोड होने में भी 2 से 3 घंटे का समय रहता है और तब तक हमें उस जो डिवाइस को भी हमें एक्टिव रखना पड़ता है। तो काफी कुछ डिफिकल्ट काम है, इस डिफिकल्ट काम को आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो आप हमारा हौसला अफजाई जरूर किया करें, इसके लिए आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो ये आपके समय है 2.25 घंटे का समय और पूर्णांक इसमें 80 नंबर का आपके रहने वाला। आपको इसके अलावा और भी बताऊं, मेरे कुल 4 चैनल्स हो चुके हैं, जैसा कि एक तो आपका स्टडी 58 जो अभी आप देख रहे हो, दूसरा मेरा कबीर क्लासेज 58 जिसमें 10वीं तक का आपका जो स्टडी मटेरियल अपलोड होता है, वहां पर कक्षा 10वीं के आपके सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर अपलोड हो रहे हैं। आपके भाई वगैरह कोई हो तो उनको भी आप जरूर बताएं। इसके अलावा मैंने ओपन एग्जाम से संबंधित विद्यार्थी उनके लिए ओपन एग्जाम नाम से अलग से चैनल बनाया हुआ और एक नया मैंने बिल्कुल चैनल बनाया है एक व्लॉग करके, और उसके अंदर मैं खेती बाड़ी से संबंधित चीजें अपलोड करूंगा, यानी उसमें खेती बाड़ी से संबंधित पेड़ पौधों से संबंधित फल फ्रूट वगैरह जो भी होगा, या कहीं मैं घूमने वगैरह जाऊंगा तो वैसा व्लॉग चैनल है, उस पर वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे इन अन्य चैनलों को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब आपके सामने प्रश्नों को फटाफट हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई शहरों में चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार होते थे, क्या होते थे? बाट होती थी, मोहरे होती थी, मनके होते थे या शंख होते थे। तो ये किसके लिए कहा गया? ये मनकों के लिए कहा गया है। अगला हम दूसरा देखते हैं, सिंधु सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह? क्या 56 है, 46 है, 36 है या 26 है? तो इसमें लगभग 26 चिन्ह है। कितने चिन्ह है? लगभग 26 चिन्ह है। अगला हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त था, कनिष्क था या अशोक? देखो यार ध्यान देना, अशोक मौर्य साम्राज्य का था लेकिन संस्थापक नहीं था। कनिष्क तो कुषाण वंश का था, चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश का था, सॉरी अपने समुद्रगुप्त तो गुप्त वंश का शासक था। अब आपके पास में क्या रहेगा? चंद्रगुप्त रहेगा। हालांकि आपको ध्यान देना कि चंद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश में विवाह, गुप्त वंश में 2 चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो भी क्या था? चंद्रगुप्त था, लेकिन वो उससे अलग था। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4, किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। क्या समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, पुष्यगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने? सॉरी मैंने 2 बार चंद्रगुप्त की जगह आपको स्कंदगुप्त बोलते। तो आपको इसमें सही देखो, सुदर्शन झील से संबंधित गुप्त वंश का शासक पूछा तो वो कौन था? स्कंदगुप्त था, जिसने क्या करवाई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। अब आपको सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था पूछे, जो मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी निर्माण आपको पूछे, उससे नहरें किसने निकाली थी? मौर्य वंश का शासक था अशोक। और इसकी जगह आपको ये पूछ ले कौन सा
सत्ता जिसने उसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, तो वो था रुद्रदमन प्रथम। या फिर ऐसा दे दिया जाए ऑप्शन के अंदर आपके फिर स्कंदगुप्त नहीं, उसकी जगह आपको दे दिया जाए यहाँ पर स्कंदगुप्त हटाकर यहाँ रुद्रदमन दिया जाए, तो यहाँ ऑप्शन के अंदर सही क्या होगा, रुद्रदमन होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना कि रुद्रदमन जो शक वंश का शासक और गुप्त वंश का स्कंदगुप्त, इन दोनों ने क्या किया था, जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखी गई, तो वैसे महाभारत मूलतः किसमें, संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। अगला हम देखते हैं प्रसिद्ध यात्री बर्नियर मूलतः कहां का निवासी था, फ्रांस का, मोरक्को, इटली या यूनान, तो ये फ्रांस का था। जो बर्नियर था वो ट्रेवेनियर, ये दोनों ही क्या थे, फ्रांस के निवासी थे। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर स्थित है, उनकी दरगाह आपको पूछिए कि कहां पर है, आपके सामने ऑप्शन है अयोध्या में, दिल्ली में, आगरा में या फतेहपुर सीकरी, तो ये दिल्ली के अंदर आपकी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन 8वां, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 1206 में, 1191 में, 1526 में, 1707 में, ये तो 1206 में हुई थी। 1191 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1526 में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। अगर मुगल सत्ता की यहाँ पूछे, मुगल साम्राज्य पूछे, तो 1526 में, और 1707 में क्या हुआ, मुगल बादशाह औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंग्रेजी विवरण में जोतदार किससे कहा गया, छोटे किसानों को, धनी किसानों को, गरीब किसानों को या भूमिहीन किसानों को, तो ये जो धनी किसान थे उनको क्या कहा गया, जोतदार के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन संख्या 10, ब्रिटिश राज में गोद निषेध नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है वो किन गवर्नर जनरल ने उसके द्वारा राज्यों को हड़पा था, क्या कॉर्नवालिस था, वॉरेन हेस्टिंग था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था, तो इसमें सही होगा लॉर्ड डलहौजी होगा। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय पूछे कौन गवर्नर था, तो लॉर्ड आपके कैनिंग होगा। बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब और कॉर्नवालिस ये भी बंगाल का क्या रहा था, गवर्नर था। जो इस्तेमारी यानी स्थायी बंदोबस्त है वो जो कॉर्नवालिस है वही लेकर के आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1869 का वर्ष मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है, इसके लिए मैं 4 ऑप्शन आपके सामने ले आता हूं। ऑप्शन संख्या पहला, कलकत्ता में हैजा और प्लेग महामारी के रूप में फैला था, या फिर ब है शिमला हिल स्टेशन की स्थापना के रूप में, अगला स है स्वेन नेकर को विश्व व्यापार के लिए खोलने के रूप में, या दो है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। इसका सही होगा ऑप्शन संख्या स, यानी 1869 के अंदर सुएज नहर को विश्व व्यापार के लिए क्या किया गया था, खोला गया था। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या आपके 12वां अंतिम है, ये एक नंबर का हर क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में अंतिम क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले के दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता, तो इसका सही होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी जब भारत के अंदर आए, गांधी जी सीधा अट्रैक्टिव मोड पे आना चाहते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने पहले उनको सलाह दी थी कि पहले आप 1 साल तक संपूर्ण भारत का भ्रमण कीजिए, भ्रमण करके लोगों की नब्ज को टटोलिए, यानी लोग क्या चाहते हैं उसके बाद में क्या कीजिए, जो स्वतंत्रता आंदोलन या लोगों में जन जागृति का आप कार्य कीजिए। तो गांधी जी का जो धैर्य था, उस धैर्य के पीछे कहीं ना कहीं उनके गुरु का भी बड़ा रोल है। अगला हम देखते हैं अब क्वेश्चन संख्या जो रिक्त स्थान वाले दूसरा प्रश्न, उन प्रश्नों को हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आने वाला पहला सुल्तान कौन सा, आपको पूछा है। देखो सुल्तान, अभी हमने सल्तनत की ना, वो 1206 में स्थापना होती है, 1526 तक चलती है। तो उस दरमियान कौन सुल्तान था जो पहली बार यहाँ पर आया था, तो वो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। आपको यहाँ पर ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जो पहला जो सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था। अगला दूसरा देखेंगे संताल और पहाड़ियों के बीच में लड़ाई और कुदाल। अब देखो यहाँ पर कुदाल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संतालों का हल था, पहाड़ियों का क्या था, कुदाल, तो उन दोनों के बीच में थी। अगला हम देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि 1801 में लागू की गई, कहां पर लागू की गई थी, अवध में लागू की गई थी। अवध के साथ में 1801 में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करते कौन, अंग्रेज, यानी लॉर्ड वेलेस्ली उसमें क्या था, गवर्नर था। अगला हम देखते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी के अंदर होती है। कहां पर होती है, बॉम्बे से लगाकर ठाणे के बीच में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अगला हम देखेंगे गांधी जी ने नमक यात्रा की पूर्व सूचना किसको दी थी, तो उस समय के जो तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड इरविंग, तो यहां पर लिखना है लॉर्ड इरविंग थे, उनको क्या की थी, पहले सूचना दी थी। हालांकि लॉर्ड इरविंग ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था और गांधी जी का मजाक उड़ाया था, जो बाद में पूरे अंग्रेजी राज के लिए भारत के लिए क्या पड़ गया था, भारी पड़ गया था। प्लासी युद्ध में हुआ, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था,
बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको क्या किया था, पराजित किया था। और यहीं से भारत के अंदर जो ब्रिटिश आधिपत्य उसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, उसकी स्थापना की शुरुआत होती है। अगला हम जो तीसरे आप देखते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर वाले और रिक्त स्थान वाले भी आपके 1 नंबर। सब प्रश्नों के पीछे आपके नंबर अंकित, इनका उत्तर आपको एक पंक्ति में या एक शब्द के अंदर देना। तो यहाँ पूछा शिल्पाधिकारम क्या था, देखो तो शिल्पाधिकारम क्या था, तो यहाँ आपको उसमें लिखना है एक तमिल महाकाव्य था। ये क्या था, तमिल महाकाव्य था। अगला हम देखते हैं कि दूसरा, किस राज्य में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम, तो ये सातवाहन वंश के लोग थे, सातवाहन वंश के राजा, यहां पर आपको लिखना सातवाहन वंश के राजा। अगला हम तीसरा देखेंगे, किस विदेशी यात्री ने अनजानी और अपरिचित जगहों को देखने और समझने की प्रबल क्या थी, उसमें उत्कृष्ट आती थी, ये कौन था, इब्न बतूता। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इब्न बतूता ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14, अल बिरूनी ने भारतीय समाज को समझने के लिए किन 2 ग्रंथों का सहारा लिया, तो बहुत सारे ग्रंथों का, आपको उसमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। जैसे उसने वेदों का सहारा लिया था, पुराणों का सहारा लिया था, इसके अलावा उसने भगवद गीता का सहारा लिया था, इसके अलावा उसने पंचजलि की कृतियों का सहारा लिया था, मनुस्मृति का सहारा लिया था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अल बिरूनी ने भी कौन सा ग्रंथ लिखा था जिसके अंदर उसने भारत के बारे में क्या किया है, वर्णन किया है। अगला हम देखते हैं कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो आपको लिखना है प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन है वो दक्षिण भारत के अंदर अलवार और नैनार संतों के नेतृत्व में हुआ था। अलवार जो विष्णु के उपासक थे और नैनार जो शिव के उपासक थे। अगला हम देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 6, फ्रांसीसी बुकानन कौन था, आपको यहाँ पर देखो देना फ्रांसिस, तो आपको यहाँ पर लिखना कि फ्रांसीसी बुकानन के बारे में पूछा कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था, तो आपको लिखना था फ्रांसीसी बुकानन एक अंग्रेज अधिकारी था, एक अंग्रेज अधिकारी एवं चिकित्सक था, है ना। तो इसने बंगाल के अंदर चिकित्सक के रूप में 1794 से लगाकर 1815 तक इसने क्या किया था, कार्य किया था। अगला हम देखते हैं, अगला क्या था, डेविड रिकार्डो कौन था। अब देखो यहां पर आपको ध्यान देना, इसमें लिखना आपको डेविड रिकार्डो एक इंग्लैंड के जाने माने अर्थशास्त्री थे, इंग्लैंड के जाने माने ये क्या थे, अर्थशास्त्री थे, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था, तो क्वेश्चन वही है, ऊपर भी आया था वही है, यहां पर भी है, सातवाहन वंश से यह संबंधित है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या आपके 9 कि बर्नियर किस ग्रंथ में भारत को पश्चिम दुनिया से निम्न कोटि का बताता है, तो ये बर्नियर कौन सा, इसने ये ग्रंथ लिखता है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। आज थोड़ा सा मेरे पास जो डिजिटल पेन नहीं होने के कारण मैं अच्छी तरीके से हाथ से लिख रहा हूं, तो अच्छी तरीके से नहीं लिख पा रहा हूं। अगला हम देखते हैं 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, इसमें लिखना आपको चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग की जो घटना थी वो इसके क्या था, तत्कालीन कारण था। अगला आपको देखना अवध का अधिग्रहण कब किया गया था, तो आपको लिखना अवध का अधिग्रहण 1856 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कुशासन के आधार पर किया गया था। अगला हम देखते हैं राइटर्स बिल्डिंग का निर्माण कहां पर, तो ये कोलकाता में, तो यहां पर आपको लिखना कोलकाता। अब देखो राइटर्स बिल्डिंग था कि अंग्रेजों की ये एक प्रशासनिक कार्य करते थे, जिसके अंदर जो क्लर्क होते थे उनको राइटर कहते थे, तो क्लर्क इस ऑफिस के अंदर बैठते थे, तो इसी कारण इसको राइटर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अब आपकी खंड संख्या 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है और हर प्रश्न आपके 2 अंक का, उनको हम क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन संख्या इसमें 4 है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से के नाम से क्यों जाना जाता है, तो देखो इसमें आपको लिखना है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था और एक जो विश्व की बहुत ही पुरानी 5000 साल पुरानी नगरीय सभ्यता को क्या लाया था, प्रकाश में लाया था। अतः सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से हुई, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आप उत्तर लिखोगे, पूरा 50 शब्दों में आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या थे, तो देखो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के अंदर आपको लिखना है, अलग अलग आप लिख सकते हो, साहित्यिक स्रोत लिख सकते हो, पुरातात्विक स्रोत लिख सकते हो, मैं जिनकी बात करूंगा। एक तो आपको लिखना है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यूनानी राजदूत मेघ की इंडिका, शैली साहित्य दीपवंश और महावंश,
इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, जैन ग्रंथ है भद्रबाहु का भद्रबाहु चरित्र। इसके अलावा हम अभिलेखों के अंदर आपको लिखना है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के शिलालेख, गुहालेख। इसके अलावा मुद्राओं में लिखनी आहत मुद्रा। ये सब उस समय की क्या थे, जानकारी के स्रोत थे। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6, अनुलोम विभाग को स्पष्ट आपको करना है। अब देखो ध्यान देना, एक तो अनुलोम आता और एक प्रतिलोम, दोनों को आप इसमें समझ जाओगे, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, अनुलोम विवाह में क्या होता है, उच्च जाति का जो पुरुष होता है और निम्न जाति की महिला होती के साथ में विवाह होता है। यानी ऐसा कह सकते उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र का पुरुष क्या करता है, निम्न जाति, निम्न वर्ण, निम्न उपजाति, निम्न कुल या निम्न गोत्र की महिला के साथ में क्या करता है, विवाह करता है, उसको तो हम कहेंगे अनुलोम। जबकि इसका ठीक उल्टा, प्रतिलोम का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। यानी इसमें क्या होता है, उच्च वर्ण, उच्च जाति या उच्च उपजाति या उच्च कुल या उच्च गोत्र की लड़की क्या करती है, निम्न कुल, निम्न वर्ण, निम्न जाति या निम्न गोत्र के पुरुष के साथ में क्या करती है, विवाह करती है। उसे हम प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते हैं। अगला हम देखते हैं कि मोंटेस्क्यू का प्राचीन निरंकुशवाद सिद्धांत क्या था। तो यह ध्यान से आपको सुनना है कि प्राचीन निरंकुशवाद के अनुसार एशिया में शासक क्या करते हैं, प्रजा पर असीम प्रभुत्व का उपभोग करते। ये कौन कहता है, ये मोंटेस्क्यू कहता है, जिसने शक्ति प्रथंकरण का सिद्धांत दिया था। दोबारा सुन लीजिए, मोंटेस्क्यू क्या कहता है, प्राचीन निरंकुशवाद के अनुसार एशिया के शासक प्रजा पर असीम प्रभुत्व का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, उसे दास और गरीबी की स्थिति में रखते हैं। और इस तर्क का आधार उसने क्या बताया, उसने बताया कि इस तर्क का आधार ये बताया कि सारी भूमि पर राज्य का क्या होता है, स्वामित्व होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तांत्रिक पूजा पद्धति की कोई दो विशेषताएं। पहली विशेषता सुन लीजिए, मैं आपको दो ही विशेषता पूरी बताऊंगा। पहली विशेषता है कि प्राय इसमें देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पूजा पद्धति या शाक्त पद्धति के नाम से जाना जाता है। दूसरी विशेषता आप इसमें लिखेंगे, कर्मकांड और अनुष्ठान की दृष्टि से इस पद्धति के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से भाग ले सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से भाग ले सकते हैं। बाकी पद्धतियों में आप देखते हो ना, कई सारों में देखते हो ना कि महिलाओं को तो कोई हक ही नहीं होता, और कई सारे धर्मों में तो ऐसा है जिसमें महिलाएं मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती। तो लेकिन इसमें तांत्रिक पूजा के अंदर पुरुष और महिला में कोई बात भेदभाव नहीं होता, दोनों को समान रूप से उसमें भाग ले सकते हो। अगला हम देखते हैं, महानवमी डिब्बा से क्या आशय है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये विजयनगर राज्य से संबंधित है। यानी विजयनगर राज्य का एक अनुष्ठानिक केंद्र और एक विशालकाय मंच है जो लगभग हम कहते हैं 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक होता है। और इससे जो एक विदेशी यात्री आया था, विदेशी यात्री डोमिंगो पेस ने इसे विजय का यवन की संज्ञा दी है। इसको विजय के यवन की नाम की संज्ञा इसको दी है। मैं उस यात्री का नाम लिख देता हूं यहाँ पर आपको, ताकि बोलने में सुनने में, या डोमिंगो पेस नामक यात्री था, उसने ऐसा कहा था। अब ये होता क्या था, यह एक अनुष्ठान करते थे, विजयनगर के शासक यहाँ पर आते थे और यहाँ पर एक अनुष्ठान का आयोजन करते थे, और उस अनुष्ठान में अपना रुतबा, अपनी शक्ति, अपनी ताकत का वो क्या करते थे, प्रदर्शन किया करते थे। अगला हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन, किलेबंद शहर में कृषि क्षेत्र होने के कोई दो नुकसान। आपको खूब सारे, लेकिन मैं आपको दो नुकसान बताता हूं। पहला नुकसान मैं आपको बताता हूं कि कृषि क्षेत्र को, किलेबंद क्षेत्र में रहने की व्यवस्था बहुत ही महंगी थी, यानी इसमें ज्यादा खर्च करना पड़ता था, राज्य को इस पर ज्यादा धनराशि व्यय करनी होती थी। और दूसरा इसमें आप लिखोगे, किलेबंद क्षेत्र में कृषि होने के परिणाम स्वरूप घेराबंदी की स्थिति में बाहर रहने वाले किसान खेती के लिए काम करना कठिन हो जाता था। जब कोई बाहरी राज्य आक्रमण करता था, उसको चारों तरफ घेरा डाल दिया जाता था, तब क्या करते थे, किसान अपने खेत में खेती के लिए नहीं आते थे और उस कारण फसलें भी नष्ट होती। इससे संबंधित और भी आप कारण इसमें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दो पूछा तो आपको दो लिखना, ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि आपकी शब्द सीमा पूछी है, 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन संख्या अगला देखेंगे, बंगाल में जोतदारों को किन किन नामों से जाना जाता है। अब आपको ध्यान देना है कि जो बंगाल के अंदर जो धनी किसान उनको जोतदारों के नाम से, तो उन्हें अन्य नाम आपको लिखना, उन्हें अन्य जैसे हवलदार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें गांठीदार या फिर उनको मंडल के नाम से भी जाना जाता। तो ये आपको इसके अंतर्गत लिखना है। अगला क्वेश्चन 12वां देखेंगे, 1857 की क्रांति के दो कारण। देखो खूब सारे कारण, आप राजनीतिक कारण लिख सकते हो, सामाजिक कारण लिख सकते हो, आर्थिक कारण लिख सकते हो, आप सैनिक कारण लिख सकते हो, और तत्कालीन कारण भी इसके अंदर समावेश
कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा दोनों कांडों के, जैसे मैं सामाजिक कांड को ले लूं तो देखो सामाजिक कांड के अंदर आपको लिखना है कि रूढ़िवादी भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा को समाप्त करना, जो 1829 में की। 1855 में आपको विधवा अपने 1855 में विधवा विवाह को जो वैधता पर, इस तरीके का अंग्रेज सामाजिक सुधार कर रहे थे। इसने भारतीयों ने अपने सामाजिक जीवन में अंग्रेजों का हास्य माना और उनको लगा कि अंग्रेज हमारे सामाजिक ताने बाने को नष्ट करें। दूसरा, आपने अंग्रेज पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी जो माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे थे, इससे भी भारतीयों को लग रहा था कि अंग्रेज क्या करेंगे, हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का कार्य कर रहे। अब राजनीतिक आप लिखो तो राजनीति में लिख सकते हो, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह का क्या किया, अपमान करना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा आप लिख सकते हो अंग्रेजों ने या उसमें लॉर्ड डलहौजी का लिख सकते, डलहौजी की गोद निषेध नीति द्वारा स्थानीय जो राजाओं के अंदर ये भय हो गया था कि उनका राज्य क्या करेंगे, अंग्रेज हड़प लेंगे। तो इस तरीके से खूब सारे कारण आप लिख सकते हो। धार्मिक कांड के अंदर भी आप लिख सकते हो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, ईसाई मिस्त्रियां अंग्रेजी सहायता के द्वारा क्या करती थी, हिंदू यानी जो हिंदू धर्म के लोगों को क्या बना रही थी, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोगों को ईसाई बना रही थी। वो बेरोटो प्रचार कर रही थी। वो कॉटेसन भी जो अंग्रेज कंपनी का जो मैगलिस था उसको कह सकते, जिसमें कहा था कि ब्रिटिश संसद के अंदर उसने कहा था देव युग से भारत का साम्राज्य हमें प्राप्त हुआ, और ये किस लिए प्राप्त हुआ, ईसाई धर्म की पताका भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लहराती रहे। सैनिक कांड में लिख सकते हो अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करते थे। भारतीय और अंग्रेज सैनिकों को खान पान, रहन सहन, उनके वेतन आदि में भेदभाव करते थे, समानता का व्यवहार नहीं करते। कोई भारतीय कितनी भी वीरता दिखाते थे, हवलदार से ज्यादा का पद उसको नहीं देते थे। इसके अलावा भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात में भी बहुत ज्यादा अंतर था। भारतीय सैनिकों को जो डाक की व्यवस्था, मुफ्त डाक की व्यवस्था थी, वो समाप्त कर दी। भारतीय सैनिकों को क्या किया जाता था, समुद्र पार युद्ध करने के लिए भेजा जाता, जिससे भारतीय धर्म के खिलाफ मानते। तो ये खूब सारे कारण आप इसमें लिख सकते हो। अगला हम देखते हैं महात्मा गांधी की प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति कब और कहां पर हुई थी। तो इसके अंदर आपको सीधा फैक्चुअल आपको पूछा और फैक्चुअली इसमें आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो क्या लिखोगे, तो इसमें आपको लिखना फरवरी 1916। कब पूछा है, तो फरवरी 1916। और कहां पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अंदर। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या जो 14वां है कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गए, उक्त कथन किसने और क्यों कहे। तो ऐसा एक ब्रिटिश अफसर ने कहा था। किसने, एक ब्रिटिश अफसर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह ढह जाएगा। अब देखो क्यों कहा था, क्योंकि देखो शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी, और लखनऊ में ब्रिटिश जो क्षेत्रों में क्या होने लगे, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमलों में आम लोग भी क्या होने लगे, सिपाहियों के साथ आकर शामिल हो जाते थे, यानी जुट जाते थे उनके साथ। और मई जून के जो महीनों में अंग्रेजों के पास में विद्रोहियों की कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं था। इसी कारण एक जो ब्रिटिश अफसर है उसने ऐसा कहा था कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह ढह गया था, यानी जो शासन पहले था पूरे भारत के अंदर, वो शासन अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा। यानी सब तरफ जो विद्रोही लोग थे उनका ही बहुमत यानी प्रभुत्व देखने को मिल रहा था। अगला हम देखते हैं बर्नियर के भूमि संबंधी जो विचार है, उन विचारों को आपको क्या करना, वर्णन करना। तो बर्नियर जो कि निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास रखता था, ये लिखना आपको क्या लिखना है कि बर्नियर निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास रखता था, और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उनके निवासियों दोनों के लिए उसने क्या बताया था, हानिकारक बताया था। अगला 16वां क्वेश्चन है दुबास कौन थे, उनके कार्यों को आपको लिखना है, ठीक है ना। ये 2 अंक का प्रश्न है। तो यहां पर आप सुनिए, दुबास वे लोग थे जो ब्लैक टाउन में रहते थे और स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों ही बोलना जानते थे। वे एजेंट और व्यापारी के रूप में कार्य करते थे और भारतीय समाज और गांवों के बीच में मध्यस्थ की क्या निभाते थे, भूमिका निभाते थे। वे संपत्ति एकत्रित करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का भी क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। ये 2 नंबर वाले सारे प्रश्न मैंने आपको सोल्यूशन करवा दिए। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको जो लगभग वो 30 नंबर के वो प्रश्न हो गए, और 30 के बाद में ये आप समझ लीजिए ये 12-13 प्रश्न है, ये यानी 12-24 और 30 लगभग 54 से 56 नंबर के आपके क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। बाकी थोड़े बड़े आंसर के क्वेश्चन उनको आप देख लीजिए और उनका आप अपने हिसाब से सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि ये सॉन्ग के वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना, क्योंकि मैं अभी मानचित्र भी हल करवाने वाला हूं। तो इसमें से दोनों अथवा में से एक करना है, या तो आप हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों, लिपि और तोल के साधनों की वर्तमान संदर्भ में प्राशन के, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे
आपके ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टाइप से देखने को मिलेंगे, जिसके आपको अपने बौद्धिक कौशल का प्रयोग करना है। पिछली बार मैंने ब्लॉग पर वो प्रश्न आंसर दोनों डाले हुए, पिछली बार जो कक्षा 12 के, उसमें से खूब सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए, तो उन प्रश्नों को देख करके आप इनके आंसरों को मिलाया कीजिए, ठीक है। या तो ये कीजिए या फिर आप दूसरा अथवा के वाला ये कर दीजिए। हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता को आपको क्या करना, सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन संख्या 18वां है, मौर्य साम्राज्य की प्रमुख प्रशासनिक विशेषता लिखी, या फिर आप मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सम्राट के अधिकारी के क्या क्या कार्य थे, ये आप लिख दीजिए। अगला हम 19वां देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समावित किया जाता था, ये लिखिए। या फिर आप विजयनगर साम्राज्य में जलापूर्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, वो कीजिए। मैंने ब्लूप्रिंट वाला वीडियो किया था, वो भी आप देखिए, और इसमें भी प्रश्नों को आप देखिए कौन से प्रश्न किस अध्याय से पूछा जाता है, तो वो प्रश्न उसी अध्याय से पूछा जाएगा। अगला विषय देखते हैं, औपनिवेशिक हिल स्टेशनों की अंग्रेजों के लिए क्या उपयोगिता, यानी उनके लिए क्या महत्व था, या फिर अंग्रेजों द्वारा मद्रास के शहरीकरण किस प्रकार किया गया। ये तो कुल आपके थे 3 नंबर वाले। अब 4 नंबर वाले यानी निबंधात्मक यानी 250 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न आपके 4 अंक का। इसमें आप असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम या प्रगति पर लेख लिखिए, या फिर इसके अथवा में निम्न पर टिप्पणी, कैबिनेट मिशन और प्रत्येक कार्रवाई दिवस, दोनों ही 2-2 अंक के। 22वां क्वेश्चन है, सूफी और राज्य के मध्य संबंधों को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। या तो इस पर लिखिए, या सिस्ती खानगाह में जीवन और उपासना की जो पद्धति का वर्णन कीजिए। अगला जो अंतिम क्वेश्चन संख्या 23 है, ये मानचित्र से संबंधित है। इसके लिए मैं आपको मानचित्र के अंदर लिख, देखो ध्यान देना, या तो ये 4 स्थान आपको मानचित्र के अंदर भरने हैं, या ये वाले 4 स्थान। कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ इसमें से स्थान भर देते, कुछ इसमें से, जो आता वैसा करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे और वो गलत होगा, आप ध्यान रखना। ये तो मैं दोनों ही इन 4 स्थलों, इन 8 के 8 स्थल अभी आपको मानचित्र के अंदर भरवाऊंगा। तो हम मानचित्र पर आ चुके हैं। तो हमारा पहला स्थान था लखनऊ, तो लखनऊ कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, तो आपको वहां लिखना। आपको हो सकता है मानचित्र प्लेन भी मिले और राज्य अंदर अंकन वाला भी मिले, तो यहां पर हम लिख देंगे लखनऊ, ठीक है। अगला दूसरा हमारा स्थान था झांसी, तो झांसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर था, यहां पर नीचे की साइड में, तो हम यहां पर लिख देंगे झांसी। अगला हम देखेंगे, इसमें था भोपाल, तो भोपाल कहां पर था, मध्य प्रदेश में, यहां पर आप लिख दोगे भोपाल। तो इसी तरीके से आपको उसमें मानचित्र का अंकन करना। फिर था पुणे, तो पुणे कहां पर, यहां महाराष्ट्र के अंदर है, तो इधर हम लिख देंगे पुणे। पुणे लिखा आ सकता है, या पुणे भी आपके लिखा आ सकता है। इसको थोड़ा सा मैं पुणे को दोबारा आपको साइड में कर देता हूं, यहां पर था, और थोड़ा मैं ऊपर की साइड लिख देता हूं, यहां पर आपके आ जाएगा पुणे, ठीक है। तो ये तो 4 स्थान हो गए। अब दूसरे वाले 4 स्थान मैं आपको बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुनना है। एक तो लोथल था गुजरात के अंदर, यहां पर है आपके लोथल, तो यहां पर आपको नाम लिख देना है लोथल। दूसरा था अमरावती, तो अमरावती यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो आपको लिखना है अमरावती। मानचित्र आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, इससे संबंधित मैं वीडियो लेकर आऊंगा, और वो वीडियो आप देखिए। इन मॉडल पेपर वाले वीडियो देख लोगे तो भी काफी है। इसके अलावा मैंने पिछले साल भी खूब सारे आपके मानचित्र के अलग से वीडियो अपलोड की, तो वो देखोगे तो भी बहुत ही बड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला, क्योंकि स्थान वो ही है। अगला हम सूरत गुजरात के अंदर, और इस साइड में यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ दरिया के किनारे तटवर्ती, तो यहाँ पर आप लिखोगे सूरत। और उसके बाद में अंतिम आपके स्थान था, वो था कोचीन, जो कि आपके केरला के अंदर है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कोचीन। तो इस तरीके से हमने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।